आज हम डिस्कस करते हैं कि डायलिसिस से बचने के लिए एंड जो किडनी डिसीज़ हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है कि डायबिटिक पेशेंट। पूरे वर्ल्ड में जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो 30 से 40% ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, लंबे समय से डायबिटीज़ है और जो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मोस्टली 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद मोस्टली डायलिसिस पे आ जाते हैं। जब यहाँ डायलिसिस कराने पेशेंट आता है तो हम लोग उनकी हिस्ट्री जानते हैं कि आपको क्या हुआ था, कैसे किडनी फेलियर हुआ, कैसे आपका डायलिसिस स्टार्ट हुआ। तो वो बताते हैं कि सर मुझे लंबे समय से डायबिटीज़ थी, मुझे लंबे समय से बीपी था। हाँ, तो इन सब डायबिटीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए हमें किडनी की शिकायत हुई। धीरे धीरे ये शिकायत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि धीरे धीरे किडनी काम करना बंद करती गई और एक टाइम ऐसा आ गया कि किडनी परमानेंट काम करना बंद हो गई, परमानेंट किडनी फेलियर हो गया और वो डायलिसिस पे आ गए। तो डायलिसिस से बचने के लिए हमें ये प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए कि जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको लंबे समय से डायबिटीज़ की शिकायत है या हाल में डायग्नोसिस हुआ है कि उसको डायबिटीज़ है, तो सबसे पहले उस पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी डायबिटीज़ को अंडर 150 के अराउंड रखें। प्रॉपर जो मेडिकेशंस आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट द्वारा जो चल रही हैं उसको प्रॉपर आप मेडिकेशन लें। और डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा है आप डाइट्स रेस्ट्रिक्शंस करें, मीठा अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें। डाइट आपको राउंडेबल लेना है, जैसे आप एकदम से हैवी डाइट नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, तो आपको किडनी से संबंधित जो डिसीज़ हैं उनसे आप बच पाएंगे। दूसरा आता है बीपी। बीपी का जो रेशियो मैंने देखा है या जो किताबों में नेट्स पे आप देखेंगे तो जो बीपी का जो रेशियो रहा है वो 20 से 25% रहा है। सेकंड ऑप्शन आता है कि जो लंबे समय से हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, वो धीरे धीरे करके बीपी की वजह से किडनी पर बहुत ज़्यादा उनका प्रेशर पड़ता है। किडनी पर बीपी ज़्यादा होने से प्रेशर पड़ता है, किडनी पर लोड ज़्यादा आ जाता है, जिससे किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, वो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाते हैं। तीसरा आता है कि जो पेन किलर मेडिकेशंस होते हैं उनको अपन बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं। आपको पेट दर्द है, सिर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, बैक पेन है, आप मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं, सीधा बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई दवाई अच्छी सी दे दीजिए। वो मेडिकल वाले को पता नहीं होता है कि जो भी जो मेडिकेशंस हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स रहते हैं जो सीधा आपका किडनी पे इफेक्ट पड़ते हैं। इसलिए बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी पेन किलर लेना, कोई भी एंटीबायोटिक लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी किडनी को पड़ता है और आपकी किडनी फेलियर हो जाती है। चौथा आता है कि आपका बहुत लंबे टाइम से स्टोन्स है, किडनी में स्टोन्स है, यूरेटर में स्टोन्स है, ब्लैडर में स्टोन्स है, उस स्टोन्स को आप ऑपरेट नहीं करवा रहे हैं, उसको अवॉइड करवा रहे हैं और उस जो किडनी स्टोन्स का वो दर्द होता है वो बहुत ही हैवी होता है और उस दर्द को ठीक करने के लिए, उस दर्द से राहत पाने के लिए आप पेन किलर मेडिकेशन ले रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इन मेडिकेशन का इतना असर रहता है कि सीधा आपका किडनी पर असर पड़ता है और धीरे धीरे किडनी आपकी परमानेंट फेलियर हो जाती है और पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है। और डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बहुत पेनफुल रहता है। एक बार पेशेंट आ जाए तो ये सोच कर पेशेंट घुटने लगता है कि अब क्या होगा। अब डायलिसिस पे वो सही भी है, डायलिसिस पे पेशेंट ज़्यादा नहीं चल सकता क्योंकि एक पूरा टेम्परेरी प्रोसेस है। हफ्ते में आपको 3 बार डायलिसिस लेना पड़ता है। आप 4 घंटे प्रॉपर हफ्ते में 3 बार 4 घंटे मशीन पर रहते हैं। इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए डायलिसिस को अवॉइड करना, डायलिसिस से बचना ही सबसे अच्छा उपाय है। और